तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था? केमिकल, आई थिंक लास्ट लेक्चर में हमने प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली थी, है ना। प्रिपरेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, हमने ये चीज़ कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि कैसे हम, अच्छा कैसे का तो काम ख़त्म हो चुका है। आज डिस्कस करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक। चलिए फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ही देख लेते हैं। ओके, जस्ट 1 मिनट। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ओके। तो लास्ट टाइम जो भी डिस्कस किया था उससे आगे देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी में 2 पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। पहली बात तो सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी के लिए कुछ चीज़ें हमें देखने की नीड है, वो ये कि कार्बोनिल ग्रुप चाहे वो एल्डिहाइड में हो चाहे कीटोन में हो, वो ऑलवेज पोलर ग्रुप होता है। क्या होता है? पोलर ग्रुप होता है, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। कार्बोनिल ग्रुप क्या है? पोलर होता है। पोलर काहे होता है वो देखो ध्यान से, C डबल बॉन्ड O लिखा हुआ है ना। इसमें जो कार्बन वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, किधर शिफ्टेड होगी? ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और अगर हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं, रेजोनेंस बनाते हैं, तो इट बिकम लाइक दिस, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्टेड टुवर्ड ऑक्सीजन, कार्बन हैव पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन हैव पार्शियली नेगेटिव हियर। तो अब अगर ये पोलर है तो पोलर, एक पोलर मॉलिक्यूल एल्डिहाइड या कीटोन का दूसरे पोलर मॉलिक्यूल को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो अगर दूसरा कोई एल्डिहाइड या कीटोन इनके पास आता है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करेंगे ही। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, है ना। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन कहा जाएगा। अब ठीक है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या इस तरह की पोलैरिटी का वाटर के साथ जब ये इंट्रैक्शन होता है तो क्या कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? तो बिल्कुल पड़ता है। यही पोलैरिटी अगर इसमें एग्जिस्ट करती है तो जब वाटर इनके पास आता है, भाई वाटर भी तो एक पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है ना, इस तरीके से। तो ये क्या करेगा? इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, H बॉन्डिंग करेगा। H बॉन्डिंग करेगा तो क्या हो जाएगा? ये सॉल्यूबल हो जाएगा। H बॉन्डिंग के कारण क्या होता है? ये सॉल्यूबल हो जाएगा, है ना। तो कह सकते हो, अगर कोई कभी पूछ लिया जाए कि एल्डिहाइड एंड कीटोन और वाटर सॉल्यूबल व्हाई, तो क्या बोलोगे? दिस इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। किसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? पोलर कार्बोनिल ग्रुप की, ठीक है। ये तो बात ठीक है, लेकिन एक बात कही जाती है कि ये बताइए एल्डिहाइड और कीटोन में से किसकी ज़्यादा होगी? एल्डिहाइड ज़्यादा सॉल्युबल होगा कि कीटोन ज़्यादा? तो एल्डिहाइड इज़ मोर सॉल्युबल इन, सॉरी लेस सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू कीटोन, ठीक है, एज कंपेयर टू कीटोन। कीटोन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। दिस इज बिकॉज ऑफ पोलैरिटी, हाई पोलैरिटी, हाई पोलैरिटी। पोलैरिटी ऑफ कीटोन इज इंक्रीज्ड बाय 2 donor group, 2 R group that are plus I effects, showing plus I effect. So presence of 2 R group increases the polarity, पोलैरिटी। और जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी, हाई पोलैरिटी, हाई स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब पोलैरिटी होगी उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कीटोन ड्यू टू 2 R ग्रुप्स की प्रेजेंस से वो ज़्यादा पोलर होता है, इसलिए वो ज़्यादा सॉल्युबल है। इतनी बात समझ में, बस इतनी सी बात होती है इसमें। हाँ, एक चीज़ और है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सॉल्युबल है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में फैरली सॉल्युबल है,
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी क्या है, ये सॉल्यूबल है। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर हम ये कहें कि ये बताइए इस दोनों में से, इसको ऐसे लिखते हैं, दो कंपाउंड दिए, सपोज एक हमने दिया एसीटोन और दूसरा क्या दिया, प्रोपेनल यानी एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड। तो एसीटोन एंड प्रोपेनल, ठीक है। तो एसीटोन और प्रोपेनल में कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा? तो एसीटोन और प्रोपेनल में अगर दोनों की देखते हो तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? तो सॉल्युबिलिटी हमारी एसीटोन की ज़्यादा होगी, क्योंकि एसीटोन क्या है, एसीटोन लाइक दिस CH3 this acetone, और प्रोपेनल मीन्स व्हाट, CH3 CH2 एंड CHO। तो एल्डिहाइड की सॉल्युबिलिटी कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हमने कहा कि ये बताइए एक और है C2H5 C++O यानी ब्यूटेन 2 अब बताइए इन तीनों में कौन ज़्यादा सॉल्युबल है? तो आप बोलोगे इन तीनों में ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है? इसकी है, ठीक है। रीज़न ये है क्योंकि जैसे जैसे ये आर ग्रुप की साइज़ बढ़ती है, भाई आर ग्रुप क्या, एल्किल ग्रुप हमेशा क्या होगा, ये हाइड्रोफोबिक होता है। तो जैसे जैसे आर की साइज़ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ होती चली जाएगी, क्योंकि आर ग्रुप हाइड्रोफोबिक नॉट हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो जैसे जैसे आर ग्रुप इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी से डिक्रीज़ होती चली जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक। उसके बाद ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट का। सेकंड पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट मीन्स व्हाट, सपोज हमारे पास दो मॉलिक्यूल है RC++O एंड दिस इज H, दिस इज नथिंग। अब इसके पास दूसरा कोई एल्डिहाइड आ रहा है, C++O R एंड H। अब ये दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल हैं, तो आपको पता है कि ये पोलर होता है, ये क्या है, ये पोलर है। तो पोलर हैं तो एक का ऑक्सीजन दूसरे के कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसको ऐसे बनाया जाए अगर कि एक का कार्बन दूसरे के ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पोलर हैं। तो कार्बन पे प्लस चार्ज आता है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। तो ऑक्सीजन का पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के बीच क्या होगा, एक प्रकार का डाइपोल इंट्रैक्शन क्रिएट होगा। अब ये डाइपोल इंट्रैक्शन जितना पावरफुल होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा हो सकता है? तो देखिए ध्यान से, जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी, सेम इसी तरह का कीटोन में भी बनेगा, उसको भी बना ले तब डिस्कस करते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही बनेगा इसका। तो दिस इज R++O एंड सो ऑन, दिस R एंड O, ठीक है, इस तरीके का। अब देखो कीटोन और एल्डिहाइड में से दोनों में कौन जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, अगर इन दोनों में हम डिस्कस करें। मान लो आइसोमर है, आइसोमेरिक का मतलब हम कहते हैं कि हमारे पास है प्रोपेनोन, जो भी डिस्कस किया था लास्ट उसमें, प्रोपेन CH3 एंड प्रोपेनल CH3 CH2 एंड CHO। अब इन दोनों में कौन ज़्यादा हो, क्योंकि इनका दोनों का ये दोनों आइसोमर हैं, है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं, तो इनकी जो मोलेकुलर मास होगा वो सेम होगा, ठीक। तो इस केस में देखा जाए तो कीटोन के पास दो एल्किल ग्रुप हैं, दो एल्किल ग्रुप हैं। ये एल्किल ग्रुप इसकी पोलैरिटी को इंक्रीज़ करते हैं।
पोलैरिटी को, कार्बोनिल ग्रुप के पोलैरिटी को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। और यहाँ पर एक ही प्लस आई इफेक्ट है, दूसरा तो हाइड्रोजन है, वो तो प्लस आई शो करेगा नहीं, तो इसकी वजह से इसकी पोलैरिटी कम होगी। यानी कह सकते हो कि एल्डिहाइड की पोलैरिटी कम होती है एज कम्पेयर टू कीटोन। तो जब इसकी कम होती है तो किसके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होंगे, तो कीटोन की इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे किसमें, कीटोन में। तो कीटोन के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने में तुम्हें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, कीटोन का। तो प्रोपेनोन और प्रोपेनल में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो प्रोपेनोन का ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन में से अगर वो आइसोमेरिक हैं तो कीटोन की ज़्यादा होती है, एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई। ओके, बात देखिए, फिर अगर हम डिस्कस करें कि एल्कोहल ROH या फिर RCOOH में, और इधर आपके पास एल्डिहाइड है और कीटोन है, इनके बीच, इनमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इस ग्रुप का या इस ग्रुप का। देखो, तो एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक, आपका जो एल्कोहल है या कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें ध्यान से देखो तो एल्कोहल के केस में हमको इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग विजिबल होती है। एल्कोहल मॉलिक्यूल ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। बस अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करो तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आपने सॉल्यूशन चैप्टर में देखा होगा तो ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि ये स्ट्रक्चर कहाँ बनाया था, किस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने इसको डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये वही का है, कोई नया नहीं है इसमें, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। ठीक, देखो, तो ये एक ध्यान से देखो इसको, इसमें दिखा क्या है। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ दो प्रकार के बॉन्ड बनाते हैं, टू टाइप। पहला, ये जो आपको दिख रहा है, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाली, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पर, एक चीज़। दूसरा, ठीक है, ये चीज़, तो एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, दूसरा कार्बोनिल ग्रुप भी तो प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसा कह दीजिए कि कार्बोनिल ग्रुप, डाइपोल भी पाया जाएगा इसके अंदर, डाइपोल भी पाया जाएगा, है ना, डाइपोल पाया जाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाएगी। दो प्रकार के फोर्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, H बॉन्डिंग है, क्या है, H बॉन्डिंग है, लेकिन यहाँ इनके केस में क्या है, इनमें केवल डाइपोल है, ठीक है, केवल डाइपोल है। तो एल्कोहल, अब आपको पता है कि डाइपोल में से और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा पावरफुल है। अगर ज़्यादा पावरफुल है तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो हमेशा किसका ज़्यादा होगा, एल्कोहल का ज़्यादा होगा देन एल्डिहाइड एंड कीटोन, एक पॉइंट। दूसरा, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में किसका ज़्यादा होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें डाइपोल इंट्रैक्शन भी है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। बात समझ में आई। या ऐसा कह दीजिए कि दो मॉलिक्यूल के बीच डबल अमाउंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, दो, ठीक है। यहाँ तो दो मॉलिक्यूल के बीच एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे दो एग्जिस्ट कर रही है, डाइमर बना रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हो आप। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल इंट्रैक्शन की वजह से एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। तो एक सीक्वेंस बना लो। अब सीक्वेंस क्या बनेगा भाई, अब अगर हम कहें कि हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में कोई केवल सिंपल वंडरवाल्स अट्रैक्शन फोर्स है, तो हाइड्रोकार्बन की जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे वीक होगी। हाइड्रोकार्बन की जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे वीक होगा, ठीक है, सबसे वीक। उसके बाद किसका होगा, उसके बाद होगा हमारा ईथर की बॉइलिंग पॉइंट होगा, है ना। उसके बाद ईथर के बाद हमारा कौन सा आएगा हमारा एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड का कम होता है एज कम्पेयर टू कीटोन। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद हमारा आएगा कीटोन, कीटोन के बाद कौन आएगा, उसके बाद हमारा एल्कोहल आएगा, है ना, ROH आएगा, और ROH के बाद कौन आएगा, RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। तो ये एक सीक्वेंस है कि BP का सीक्वेंस, बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस क्या हो सकता है,
ठीक है। हाइड्रोकार्बन और ईथर लेस पोलर हैं एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ये क्या है, ये लेस पोलर है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर। ये क्या है, ये लेस पोलर है, लेस पोलर हैं, इसलिए इनका कम होता है, ठीक है। इनका आपको बता ही दिया। इसके बाद इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा पावरफुल होती है, इसलिए इनका ज़्यादा होता है, सीक्वेंस है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास है ब्यूटेन, ब्यूटेनल प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, और है इथॉक्सी इथेन, ठीक है, इथॉक्सी इथेन और ब्यूटेनोन, ये 5 कंपाउंड्स हैं। आपको इनको अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले किसका होगा, हमने सीक्वेंस बताया, सीक्वेंस में क्या होगा, सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आपका आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कहाँ है, प्रोपेनोइक एसिड। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोपेनोइक, यानी फर्स्ट पोजीशन पे प्रोपेनोइक एसिड। उसके बाद कौन था, एल्कोहल था, तो कहीं लिखा होगा ब्यूटेनॉल। अच्छा ब्यूटेनॉल हमने लिया ही नहीं है, ठीक है। ब्यूटेनॉल इथॉक्सीथेन, ठीक है। अगर हम चाहते तो ब्यूटेनॉल ले सकते हैं, कोई बात नहीं, नहीं लिया तो ब्यूटेनॉल को छोड़ दो। उसके बाद क्या आता है, कीटोन आता है, कहाँ है ब्यूटेनोन, ये है ब्यूटेनोन, तो सेकंड किसका होगा, ब्यूटेनोन का होगा, क्योंकि अल्कोहल है नहीं तो बीच में अल्कोहल आता। फिर उसके बाद एल्डिहाइड होता है, तो थर्ड पॉइंट किसका होगा, थर्ड पॉइंट आपका ब्यूटेनल का होगा। उसके बाद कौन आएगा, फिर ईथर आती है, तो फोर्थ पॉइंट किसकी होगी, इथॉक्सीथेन की। फिर फिफ्थ पॉइंट किसकी होगी, ब्यूटेन की होगी। तो इस तरीके से इनकी बॉइलिंग पॉइंट का सिक्वेंस बनेगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर ध्यान देखिए तो उसमें फार्मूले से लिखा हुआ है, हमने इसको वर्ड्स के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो ये बात थी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की, केमिकल प्रॉपर्टी की। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, प्रॉपर्टी में इसको समझने की नीड है ओके, ये न्यू फीचर्स पता चल गए। ओके जस्ट 1 मिनट। अच्छा देखिए, तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसके साथ। देखो कार्बोनिल ग्रुप चाहे वो एल्डिहाइड हो, कार्बोनिल कंपाउंड चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, हमने आपको बोला था कि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ये एक पोलर है। तो पोलर है तो ये क्या करेगा, बॉन्ड को इधर शिफ्ट करा सकता है, और ये अगर इधर शिफ्ट कराएगा तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। एक चीज़, दूसरा हमने बोला था कि ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, बॉन्ड एंगल 120 है, ठीक है। ये चीज़ थी, मतलब इसमें हाईली पोलैरिटी पाई जाती है। अच्छा, उसके बाद इस कार्बन को क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और इसको क्या बोलते हो, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ठीक है। तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज वाला या लोन पेयर वाला अटैक करेगा कार्बन पे। और अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो हमेशा ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। बस समझ में आई। अब देखो इसमें क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी रिएक्शन ये शो कर सकता है। तो अच्छा, रिएक्शन से पहले एक चीज़ समझिए कि कौन रिएक्टिव है, विच वन इज
more reactive towards न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पहली रिएक्शन है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब, जैसे हमने बोला कि कार्बोनिल ग्रुप आयोनाइज होता है O नेगेटिव और C प्लस पे, ठीक है। अब इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अगर कोई अटैक कर रहा है तो क्या बनाएगा? भाई न्यूक्लियोफाइल हमेशा कार्बन पे तो अटैक करने जाएगा, तो बॉन्ड एक पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के और एडिशनल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन न्यूक्लियोफाइल के साथ होता है कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच। मतलब क्या है? एडिशन हुआ है, कोई यहाँ से एलिमिनेट तो होगा नहीं, केवल CO का एक बॉन्ड ब्रेक करके पाई वाला न्यूक्लियोफाइल वहाँ कार्बन पर अटैक कर जाएगा। तो इस टाइप की अगर न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन हो रहा है तो उसे बोल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ध्यान समझो। न्यूक्लियोफाइल क्या चाहता है? ये चाहता है हम ऐसी जगह अटैक करें जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना हो, तो न्यूक्लियोफाइल ईजिली अटैक करेगा कार्बन पे। अब कार्बन पे जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ होगी, न्यूक्लियोफाइल की अटैक उतना आसान होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। बात को समझिएगा। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना कम होगी इस कार्बन पे, जितनी लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, न्यूक्लियोफाइल उतना फास्ट अटैक करेगा और रिएक्शन उतनी फास्ट होगी, ठीक है, उतनी अच्छी होगी। ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब देखो अगर हम कीटोन की बात करते हैं, तो कीटोन में सपोज हम एसीटोन ले रहे हैं, तो एसीटोन ले रहे हैं तो कितने कार्बोनिल ग्रुप हैं इसके पास? अगर एसीटोन ले रहे हैं तो कितने कार्बोनिल ग्रुप हैं? एक ही कार्बोनिल ग्रुप है। कितने एल्किल ग्रुप हैं? दो एल्किल ग्रुप हैं। एल्किल ग्रुप क्या करते हैं? प्लस आई शो करते हैं, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन देने वाले दो प्रेजेंट हैं यहाँ पे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे, इंक्रीज होंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल को क्या ज़रूरत है, या इस कार्बन को क्या नीड है कि न्यूक्लियोफाइल को अपने पास बुलाएगा अटैक करने के लिए? नहीं बुलाएगा। इट मीन्स जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप हैं, अगर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप हैं तो वो क्या करते हैं? वो रिएक्टिविटी, इस रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी है वो उसको क्या करेंगे? रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी को क्या करते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। तो आप कह सकते हो कि इन कीटोन्स 2+I इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं यहाँ डायरेक्ट कार्बोनिल कार्बन से, इसलिए रिएक्टिविटी एल्डिहाइड्स के कंपेयर में कम होती है। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड के पास सिर्फ एक ही ग्रुप होता है, इस तरीके से एक ही R ग्रुप होता है, जैसे RCH लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो R एक ही डोनर है। जबकि कीटोन में क्या है? कीटोन में दो डोनर ग्रुप प्रेजेंट हैं, ऐसे ना, तो ये रिएक्टिविटी को ज़्यादा डिक्रीज करेंगे एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कीटोन इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस तो भी रिएक्टिविटी कम होती है। वो क्यों कम होती है? अब इसी में ध्यान से देख लो। ये एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड में कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ईजिली अटैक कर सकता है बैक साइड से और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही अटैक कीटोन पे होता है, कोई न्यूक्लियोफाइल कीटोन पे अटैक करने आता है तो उसको अटैक करना है बैक साइड से, तो यहाँ पे दो बल्की ग्रुप हैं, दीज आर बल्की ग्रुप हैं। तो ये बल्की ग्रुप अटैक करने नहीं देंगे। क्यों नहीं अटैक करने देंगे? क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी बल्की ग्रुप हैं, दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच क्या होगा? रिपल्सन होगा, मीन्स अटैक ईजी नहीं हो पाएगा। तो दो रीज़न हैं, एक रीज़न स्टेरिक है और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक यानी प्लस आई इफेक्ट। तो दो फैक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारा न्यूक्लियोफाइल ईजिली कीटोन पे अटैक नहीं कर पाता, इसलिए कीटोन के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है? स्लो होती है। तो रिएक्टिविटी का ध्यान रखेंगे, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कंपेयर टू कीटोन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन ले लें कि बताइए इसमें कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, एक मिनट। जैसे हमने कहा कि हमारे पास है एसीटोन, एसिटल्डिहाइड, बेंजो, ऐसे नहीं, एसिटोफिनोन, इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? एसीटोन, एसिटल्डिहाइड, एसिटोफिनोन, ठीक है। तो देखो एसीटोन मीन्स व्हाट?
CH3 है ना, डबल बॉन्ड O, ये एसीटोन हो गया। ठीक है, एसिटल्डिहाइड क्या है, CH3CHO है। ठीक है, और एसिटोफिनोन क्या है, CH3CHO है। एसिटोफिनोन क्या है, बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग साफ साफ नहीं दिख रही है, ये है COCH3, ये एसिटोफिनोन है। अब ध्यान से देखो क्या रीज़न है, ऐसा क्या रीज़न है कि एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो तुमने देख लिया है ना। यहाँ दो आई ग्रुप है, यहाँ एक ही आई ग्रुप है, तो पहले पॉइंट पे तो हमारा एल्डिहाइड जाएगा। एल्डिहाइड हमेशा ज़्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन में। अब बात आती है एलिफैटिक कीटोन और एल्डिहाइड कीटोन में कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो उसका रीज़न है वो कौन होगा, वो आपका एलिफैटिक होगा, फिर एरोमेटिक होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वाई बेंजेल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू एसीटोन और एसिटल्डिहाइड। तो उसका कारण देखो, उसका रीज़न होता है, अगर हम अलग से देखते हैं, हमसे पूछ रहा है कि बताइए इस COCH3 और CH3CHO में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ, ये हमारा बेंजीन का पार्ट हुआ, ये है कार्बोनिल ग्रुप ऐसे। तो ध्यान से देखो, ये कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज़ करता है, मीन्स यहाँ के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ करा देता है। होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, लेकिन यहाँ इंक्रीज़ हो जाती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्यों हो जाती है, उसका रीज़न है रेजोनेंस के कारण ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर की ओर देता है। तो ये जो प्लस चार्ज है वो कहाँ जाएगा, आ जाएगा रिंग के अंदर, है ना, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसने दे दी, अपनी रिंग ने अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी। क्यों दे दिया, ड्यू टू रेजोनेंस दिया है, रेजोनेंस। इसलिए जो एरोमेटिक वाले हैं, वो लेस रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू एलिफैटिक, ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, इसमें रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इंक्रीज हो जाती है डेंसिटी, इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक नहीं कर सकता, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए सुटेबल नहीं होती हैं एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो कि एलिफैटिक वाले हैं। ठीक है।